हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, आपके एग्जाम्स हैं नज़दीक और आपके एग्जाम्स के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज, छोटी सी सीरीज, जिसमें बच्चों मैं आपको पूरी बुक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये क्लासेस आपको दो पार्ट में मिलेगी। इन दो पार्ट्स में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा, जिसके आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, यहां पर पहले हम बात करते हैं कुछ एमसीक्यूज की। 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2 का मान क्या होगा। तो आइए देखते हैं। आप जानते हैं जब गुणा में घातें समान हो तो ऐसे में हम क्या करते हैं, उन घातों को एक साथ बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम संख्याओं को पहले गुणा करके वही घात रख सकते हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे ये 56 की घात 1/2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। फटाफट हम यहाँ पर प्रश्नों को करेंगे और आप सभी बिल्कुल ध्यान से क्लास को समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से इन क्वेश्चंस को समझेंगे, ताकि किस तरह की कोई परेशानी ना हो आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में जब ये प्रश्न आप देखें तो फटाक फटाक सॉल्व कर दें, ठीक है ना। तो चलिए बिल्कुल ध्यान से आप सभी समझिएगा। यहां पर लिखा है x-1 बहुपद px बराबर x² प्लस एक्स प्लस के का गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर बच्चों आपको बताना है k का मान। यहां पर दिया है x-1 इसका गुणनखंड है। यदि x-1 इसका गुणनखंड है तो आप जानते हैं p1 क्या होगा, 0 होगा। ये कौन बताता है आपको, ये बताता है गुणनखंड प्रमेय। तो हम यहाँ पर P1 निकालते हैं। P1 का मतलब है यहाँ x की जगह आपको सिर्फ 1 रख देना है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर 1 की घात 2 प्लस 1 प्लस k और बराबर में 0 है। तो यहाँ पर बच्चों k बराबर हो जाएगा, ध्यान देना, ये 1 आएगा और ये प्लस 1 बराबर 0 लिखा है। तो k बराबर, चूंकि 1 और 1 2 हो जाएगा तो ये -2 इधर जाके हो जाएगा, तो -2 यहां पर ऑप्शन में जरूर होना चाहिए। ये रहा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न आज का, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी का शून्य क्या है। इसका शून्यक बताना है आपको। क्या बताना है बच्चों, इसका शून्यक। शून्यक क्या होता है, एक्स का वह मान जो इस बहुपद को शून्य बना दे। तो आइए शून्यक निकालते हैं। ध्यान रखना बच्चों, शून्यक निकालने के लिए हम बहुपद को क्या करते थे, याद करो, बहुपद को शून्य के बराबर रखते थे। और बहुपद क्या है आपका, सी एक्स प्लस डी, ये बराबर 0। तो x का मान यहां पर आपको निकालना है। तो ये सी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस डी, ये डी इधर आके माइनस हो जाएगा। अब x बराबर हो जाएगा बच्चों माइनस डी और बट्टे में c, ये जो गुणा में था। तो इस तरीके से माइनस डी अपॉन सी यहां पर कहां है, ये रहा ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न बच्चों, यहां पर लिखा है यदि OA बराबर OB और OD बराबर OC है, यानी कि OA बराबर OB, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ये दो भुजाएं बराबर हैं। तो आपको कहा गया कि AOD और BOC सर्वांग होंगे। कौन सी यहाँ पर समरूपता सर्वांग समता लगेगी यहाँ पर। तो सर्वांग समता कसौटी आपको बतानी यहाँ पर कौन सी अप्लाई होगी। आप ध्यान देंगे, दो भुजाएं, इसकी एक भुजा इसकी एक भुजा के बराबर और इसकी दूसरी भुजा इसकी दूसरी भुजा के बराबर, साथ ही साथ ये शीर्षाभिमुख कोणों से एक कोण बराबर हो जाएगा। तो आप देखेंगे एस, उसके बाद SAS, यानी कि SAS यहां पर लग रहा है, तो SAS ये रहा ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी यहां पर बच्चों क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन बच्चों, इसमें लिखा है त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर BC हो। एक त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC बना लेते हैं। इसमें कौन सी भुजा किसके बराबर दी हुई है, यहां पर AB बराबर BC, यानी कि अगर इसको हम AB माने तो BC 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 ये BC होनी चाहिए, है ना। AB और BC, तो B कॉमन दोनों में है और यहां पर A रख लीजिए, यहां पर C। तो देखो AB बराबर BC, ये दोनों बराबर हो गई, ठीक है। तो कौन सा कोण किसके बराबर होगा, सम्मुख कोण। इस भुजा और इस भुजा के सम्मुख कोण कौन कौन से आ रहे हैं, ध्यान से देखो, A और C, A और C। तो यहां पर A और C बराबर होंगे, इसमें बड़े छोटे वाली कोई बात नहीं है ना। जैसे यहां पर छोटा लिखा है, यहां पर बड़ा लिखा है B, इससे कोई भी मतलब यहां पर नहीं है। बात क्लियर। अगला प्रश्न बच्चों, यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात 2:7 है तो कोण क्या होंगे। संपूरक कोण कौन से होते हैं बच्चों, जिनका योग 180 हो। तो सीधे सीधे 180 को हमें 2:7 के अनुपात में बांटना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ठीक है, लिख देते हैं हम 180 को। जब ये वाला कोण निकालना हो तो 2 से गुणा और डिवाइड बाई टोटल, टोटल क्या है 7 2 9, ठीक है। और दूसरा कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, 7/9 से गुणा। ध्यान रखना
बट्टे में 9, बट्टे में जो आ रहा है कहाँ से आता है, इसका टोटल है ना, सिंपल। तो 9 दूनी 18, ये 20, तो 20 दूनी ये होगा 40, तो ये 40 डिग्री हो गया। और यहाँ पर 9 दूनी 18, यहाँ भी 20, 2 सते 14, ये 140 डिग्री हो गया। और वैसे भी जब एक 40 निकला तो दूसरा 140 ही आएगा, क्योंकि संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 40 140 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी टिक करिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक समकोण त्रिभुज DEF में यदि E बराबर 90 है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज DEF, यहां पर E मैंने इसलिए रखा क्योंकि 90 उसने कहा था E। तो लिखा है कि DF सबसे छोटी भुजा है, DF सबसे लंबी भुजा है, EF सबसे लंबी भुजा है, DE सबसे लंबी भुजा है। किसी समकोण त्रिभुज में आपने पढ़ा हुआ है, उसका कर्ण उस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। इसमें कर्ण क्या है, DF, तो DF सबसे लंबी भुजा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होना चाहिए, है ना, क्योंकि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है किसी भी त्रिभुज में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर दी गई आकृति में यदि PQ और RS समांतर हों तो M का मान बताना है। यहां पर PQ और RS क्या है, समांतर हैं। समांतर होने से क्या होता है बच्चों, ये अंतःएकांतर कोण बराबर होते हैं। तो पहले तो इसको लिख लो यहां पर 43। अभी मैं देखता हूं 7 3 10 4 2 6, यानी कि 70 हो गया, इन दोनों को जोड़कर 70। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये दोनों मिलाकर 70 है, तो ये तो 110 होना ही चाहिए। और 110 आंसर में देखो, ऑप्शन में देखो कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए पर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और देखते हैं बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी आपके एमसीक्यूज यहां पर हो गए खत्म। 8 क्वेश्चन आज एमसीक्यूज के थे, सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही मिलेगा आपको। और अब थोड़े से हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि वर्णनात्मक प्रश्नों को करेंगे यहां पर। तो चलिए देखते हैं। इसको सरल करना है आपको। ये सरल करने के लिए आपको घातांकों के नियम यहां पर कुछ अप्लाई करने होंगे। देखिए कैसे कैसे होता है, मैं आपको करके दिखाता हूं। आपके पास है 36 की पावर 7/2। हम 36 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम 36 को लिख सकते हैं, अगर मैं 36 का गुणनखंड करूं, आप सीधे सीधे गुणनखंड करके सारा लिखने की कोशिश किया करें, हो जाएगा। ये 18 है, फिर 2 से ये 9, फिर 3 से ये 3, फिर 3 से ये 1, 2 की घात 2, मैं इसको लिख सकता हूं 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, ऐसा लिख सकता हूं। और ये 7/2। और माइनस में यहां भी 36 ही, ये भी, तो ये भी 2 की घात 2 और 3 की घात 2 की घात -9/2। और बट्टे में सेम सेम यहाँ 2 की घात 2, 3 की घात 2 की घात -5/2। इतना हो गया, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस गुणनखंड करके लिख दिया है मैंने। अभी क्या होगा, आप जानते हो जो बाहर घात होती है गुणा में सबके ऊपर लगती है, तो जब इसके ऊपर लगेगी 2 से 2 कट के 2 की घात 7 हो जाएगा। जब इसके ऊपर लगेगी तो ये भी 2 से कट के ये 3 की घात कितनी हो जाएगी, 3 की घात 7 हो जाएगी। माइनस यहां पर फिर से 2 कटा, तो 2 की घात ये हो जाएगी, ध्यान देना, 2 कट के -9। और यहां पर 3 की घात -9। नीचे आते हैं, यहां पर देखिए, यहां भी 2 की घात कटेगी तो 2 की घात -5 और गुणा में 3 की घात -5, ये है आपके पास -5। ये बात क्लियर हो गई। अब बच्चों यहां पर बिल्कुल ध्यान से समझना, हमें क्या करना है यहां पर, पहले तो इसको अलग अलग कर लेना 2 भाग में, क्योंकि बीच में माइनस है, ये थोड़ा हमें परेशान कर रहा है। अलग अलग करेंगे तो काटना आसान हो जाएगा, ध्यान देना। मैं अलग अलग क्यों कर रहा हूं मैं आपको बता देता हूं, अभी पता चल जाएगा। देखना, 2 की घात 7, 3 की घात 7, 2 की घात 7 और 3 की घात 7 बट्टे में 2 की घात -5, 3 की घात -5, 2 की घात -5 गुणा 3 की घात -5, माइनस ये जो माइनस था, अब 2 की घात -9, 3 की घात -9, 2 की घात -9, 3 की घात -9 बट्टे में 2 की घात -5 और 3 की घात -5। ठीक है, अभी अलग अलग होगा। अभी देखिए काटना कितना आसान होगा। अभी आप सीधे सीधे नहीं काट सकते, मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। करना यह है कि जब सिर्फ गुणा गुणा में चीजें हों, मतलब बीच में कहीं प्लस माइनस नहीं दिख रहा आपको, है ना, संख्याओं के बीच में कहीं प्लस माइनस नहीं दिख रहा, तो ऐसे में आपको क्या करना होता है कि माइनस की घात हटाने के लिए जो नीचे है उसको ऊपर ले जाओ। तो ये 2 की घात 7 था और गुणा ये 3 की घात 7 है, ये गुणा 2 की घात 5 हो जाएगा और 3 की घात भी 5 हो जाएगा। नीचे ऋणात्मक थी घात, ऊपर जाके धनात्मक हो गई। माइनस में इसकी बात करें, यहां पर ऊपर भी माइनस है, नीचे ही माइनस हो, तो नीचे वाले को तो ऊपर ले जाओ, वो प्लस हो जाएगा। तो 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5 और ऊपर जो है उसे नीचे लाओ, तो वो भी घात प्लस की हो जाएगी, 3 की घात 9।
ये देखो अभी क्या है यहाँ पर 2 की घात कितनी हो गई, 7 5 12, यहाँ 2 की घात 12 है और 3 की घात भी कितनी हो गई, 12 हो गई, माइनस अभी यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होगा, घातें क्या होती है, इन घातों को आप कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली क्या आएगा बच्चों कि घातें कटती हैं आपस में, 2 की घात 5 है, 2 की घात 9 है, तो ऐसे में क्या होगा 2 की घात 4 नीचे बचेगी, 5 तो कट जाएगा, तो आप सीधे सीधे ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 2 की घात 4 और 3 की घात उसमें भी यही बचा 4, है ना। अगर आप इसे अब जोड़ना चाहें तो आराम से जोड़ सकते हैं, देखिए मतलब घटाना भी चाहें तो आराम से घटा सकते हैं, कैसे, एलसीएम लेकर। नीचे अगर आप 2 की घात 4 और 3 की घात 4 लिखते हैं तो इसको भी इससे गुणा करेंगे तो 2 की घात 12 4 16, यहाँ 2 की घात 16 है गुणा 3 की घात 16 है और माइनस 1 हो जाएगा, और इस तरीके से ये आपका सरलतम रूप में आ जाएगा। ठीक है, आप फिलहाल इतना ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो बहुत बड़ी पावर होगी, इतनी बड़ी पावर को आपको नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से ये बच्चों सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आप इसके अलावा इसको चाहें तो 6 की घात के रूप में दिखा सकते हैं, 6 की घात 16 ऊपर और नीचे 6 की घात 4 और माइनस में 1, ये माइनस का एक ही लफड़ा कर रहा है इसलिए कट नहीं सकता, कहीं यहाँ पर फिर से मत काट देना, क्योंकि काट कूट के जो करना था हमने कर लिया है। हल कीजिए, यहां पर बात करें, ध्यान दीजिएगा 3 प्लस रूट 3 है, सबसे पहले आपको इसको सरल करना होगा, यहां पर a प्लस बी की होल पावर है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, एक बार मैं फार्मूला लगा के आपको दिखा देता हूं, प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो यहां पर बच्चों, यहां पर 3 प्लस रूट 3 है, तो हो जाएगा, आप देखो और साथ ही साथ यहाँ 6 प्लस 4 रूट 2 हो जाएगा, ये 4 और 2 6 होगा। अभी आपको इनको फाइनली गुना करना है, 3 से 18 होता है, 3 तो के 12 होता है, तो प्लस का 12 रूट 2 हो गया, और यहाँ 6 रूट 3 को करेंगे तो 6 रूट 3 लिख देंगे इसे, और रूट 3 को रूट 2 से करेंगे तो इसे लिख देंगे रूट 3, एक ही रूट में गुना कर सकते हैं रूट वालों को, 3 गुणा 2 प्लस में कर गुणा में, और प्लस यहाँ 12 रूट 2 प्लस 6 रूट 3 और प्लस रूट का 6, और इस तरीके से ये हल हो चुका है और ये सरलतम रूप में आ चुका है। जब भी हल करने के लिए कहा जाए तो ये समझ लीजिएगा आपकी आपसे सरलतम रूप में उसे बदलने के लिए कहा गया है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर उपयुक्त सर्वसम्मिका का प्रयोग करके 4 की घात 3 का मान निकालना है। 4 की घात 3 मुझे ऐसे दो भाग में इसे बांटना है जिनके घन वगैरह मुझे आसानी से पता हो, आसानी से हम निकाल, तो मुझे लगता है 100 प्लस 4 लिखने से ये संभव होगा, क्योंकि 4 का घन भी हमें पता है और 100 का घन भी आसान है। तो फार्मूला क्या होता है, देखो फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, a प्लस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस 3 ए बी, और यहाँ पर a प्लस बी और प्लस बी की घात 3, इस सूत्र को अगर हम लगाते हैं तो अगर हम इस सूत्र को लगाते हैं तो क्या होगा तो मैं बताता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा आपका 100 प्लस 4 रेज टू द पावर 3 इक्वल्स टू 100 रेज टू पावर 3 प्लस 3 इंटू ए 100 and p is 4 and then 100 plus 4 that is a plus b. Now p raised to power 3 that means 14 raised to power 3. So simply when you calculate this, जब आप कैलकुलेट करेंगे इसे क्या मिलेगा, will get, ठीक है, फिर 2 जीरो यहाँ पर 6 जीरो हो जाएगी, प्लस यहाँ पर 12 तो ये 1200 और यहाँ पर 104 लिख सकते हैं और प्लस 4 की घात 3 यानी कि 64। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, ध्यान से, सबसे पहले 1200 से 48 होता है और 12 की बात जीरो है वो डिजिट पता कर लीजिए, एक भी आ गया, इसको गुणा करके और डबल जीरो साथ में लगा होगा,
तो आपका हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 1 1 2 4 8 64, ये आ गया आपका। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ पर किस तरह की? इस तरीके से आप इसको सरल कर सकते हैं बिना वास्तविक गुणा किए, बिना वास्तविक गुणनफल निकाले। यदि त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2 3 4 है तो कोण बताइए। त्रिभुज के अंतः कोणों का अनुपात यहाँ पर आपको दिया है 2 3 4। तो सबसे पहले माना कोण, जब भी आपको अनुपात दी होती तो आप जानते क्या करते हैं, एक्स के रूप में से मान लेते हैं 2x 3x तथा 4x ये कोण है। तो अब यहाँ पर 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर होगा बच्चों 180। क्यों? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो आप लगाते हैं, कोण योग, इसके माध्यम से आप इसे कह सकते हैं 4 3 7 7 2 9, 9x बराबर 180 और यहाँ से आपका x का मान आ जाएगा 180 बट्टे में 9 यानी कि 20 डिग्री। ये आ गया x बराबर आ गया आपका 20 डिग्री। अतः कोण, अतः 2x बराबर 2 गुणा 20 ये यानी कि 40 डिग्री। 3x था दूसरा कोण, 3x बराबर 3 गुणा 20 बराबर 60 डिग्री और 4x आपका हो जाएगा 4 × 20 दैट इज 80 डिग्री। और इस तरह अतः त्रिभुज के तीनों कोण लास्ट में आप लिख देंगे, अतः त्रिभुज के तीनों कोण 40 डिग्री, 60 डिग्री तथा 80 डिग्री हैं। हो गया, सिंपल है ना मजेदार। चलो अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगले प्रश्न में लिखा है आकृति में एबीसी की समान भुजाओं एबी और एसी पर, एबी और एसी समान भुजाएं हैं, एबी और एसी। जो बिंदु एक्स वाई इस प्रकार लिया इस प्रकार स्थित है कि एक्स बराबर ए वाई, आपको एक्स बराबर ए वाई भी दिया, यानी कि आपको ये एक्स यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी बराबर दिया है। ध्यान एक्स बराबर, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स सी और वाई भी बराबर है। आपको सिद्ध करना है कि एक्स सी और वाई भी बराबर है। तो चलिए देखते हैं इसमें, देखिए एक्स सी वाई भी बताना है तो हम सीधे सीधे बात करेंगे त्रिभुज ए बी वाई तथा त्रिभुज ए सी एक्स सी में आप देखेंगे ए बी वाई का ए बी बराबर ए सी एक्स का ए सी, ये बराबर है। ये देखो समान भुजाओं ए बी और ए सी ये बराबर है, तो आप लिख सकते हो दिया है, दिया है। ठीक है ना। साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर एक और बात, अब ये जो ए बी वाई का ए वाई, इसका ए वाई ध्यान रखना बराबर, अब ए सी एक्स का ए एक्स ये भी बराबर है, लिखा उल्टा होता है, ये भी दिया है, तो ये भी आपने लिख दिया। तो आपने देखा एक भुजा ये एक भुजा ये, अब ये कोण है, एक कोण ए, दोनों में कोण ए बराबर कोण ए बीच में आ रहा है दोनों में, ये क्या है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण, ये उभयनिष्ठ कोण है। तो आप कह सकते हैं एस ए एस, क्योंकि दो भुजाएं देखो, इसकी ये दोनों भुजाएं और दूसरे तरफ की ये भुजा और ये भुजा और उसके बीच का ये वाला कोण है ना, तो एस ए एस कह सकते हो आप यहाँ पर। एस ए एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता, सर्वांग समता से आप क्या कह सकते हैं बच्चे, आप कह सकते हैं त्रिभुज ए बी वाई जो आपने लिया था और ए सी एक्स ये क्या है सर्वांग सम है, त्रिभुज ए सी एक्स। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं
कि इसके संगत भाग बराबर होते हैं। किन्हीं भी दो सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इनके संगत भागों की बात करें तो आप जानते हैं जो त्रिभुज ए बी वाई है उसमें बी वाई आ रहा है, या वाई भी कह सकते हैं, और ए सी एक्स है उसमें एक्स सी आपका आ रहा है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एक्स सी और वाई बी बराबर है। तो एक्स सी बराबर वाई बी, और किससे? सीपी सीपी से, क्योंकि संगत भाग हैं ये। और ये देखो इतना आसान होता है ये क्वेश्चन, है ना, जिससे आप डरते हैं। इतने सिंपल और सरल ये प्रश्न होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, आकृति में यदि पी ओ आर और क्यू ओ आर एक रैखिक क्यूब बनाते हैं और ए माइनस बी 80 डिग्री है, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा बच्चों यहाँ पर, क्योंकि ये पी ओ आर और क्यू ओ आर एक रैखिक क्यूब बनाते हैं, तो ध्यान से सुनना, कोण पी ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि रैखिक युग्म बनाते हैं, तो रैखिक युग्म में बने कोण, तो रैखिक युग्म में बने कोण क्या होते हैं बच्चों? उनका योग 180 होता है, ध्यान रखना। तो क्योंकि एक है आपका ए, पी ओ आर ए है, और एक है आपका बी, तो ए प्लस बी 180 डिग्री दिया हुआ है। ये समीकरण ले लो एक। दूसरा ए माइनस बी कितना है? 80 डिग्री। ये समीकरण तो, और ये कहां से? ये तो दिया है ना आपको, ये तो दिया है और ऊपर वाला हमने निकाला है। अब ए और बी का मान बताना है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो बच्चों। यहां पर सिंपल, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, क्यों जोड़ रहा हूं मैं? क्योंकि बी एक जगह माइनस एक जगह प्लस, तो जोड़ने से दोनों समीकरण का बी कट जाएगा। जोड़ने पर आप देखेंगे यहां पर a प्लस बी आपका 180 आ रहा है, और a माइनस बी आपका 80 आ रहा है। यहाँ पर जब दोनों को जोड़ेंगे तो साइन तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि जोड़ रहे हैं आप, तो b से b खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 2a बराबर 260। तो क्योंकि 2a इक्वल्स टू 260 आया, तो यहां पर बच्चों a बराबर क्या हो जाएगा? 260/2, और a बराबर मिल जाएगा आपको 130 डिग्री। अभी b का मान निकालना है, तो b का मान निकालने के लिए क्या करें आप? b का मान निकालने के लिए a बराबर 130 डिग्री समीकरण, किसी भी समीकरण में आप रख दें। आपके पास समीकरण 1 और 2 थे, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर वो क्या था आपका? a प्लस बी बराबर 180 डिग्री था बच्चों। तो आपका a कितना आया है? 130। 130 डिग्री जब रखेंगे a का मान, और प्लस b बराबर 180 है, तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, आपका b बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130, जो कि इधर था प्लस, और फाइनली आपको b मिल जाएगा 50 डिग्री। तो आप कह सकते हैं अतः a बराबर 130 डिग्री और b बराबर 50 डिग्री। सिंपल है ना बच्चों, मजेदार। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को आप सरलता से कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ए और बी देखकर, और जो आपको समीकरण में अलग से ये ए माइनस बी दिया था, इनको देख के बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। चलो पढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हर का आपको परिमेयीकरण करना है। हर का परिमेयीकरण कैसे करते हैं आइए देखते हैं। पहले आपने सीखा हुआ है, हम वही प्रोसेस यहाँ पर दोहराएंगे। यहाँ पर 48 है, माइनस यहाँ पर रूट का 18 है। तो चलिए आगे स्टेप्स बढ़ाते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो नीचे अभी जो है 48, ये कुछ ऐसी संख्या के आगे गुणनखंड किया जा सकता है इसका। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। ऊपर तो 7√3 लिख दें, वो पहले से ही मुझे लगता है रूट के अंदर जो है उसका कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन नीचे किया जा सकता है। नीचे आप 48 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 24, फिर 2 आएगा 12, फिर 2 आएगा 6, और फिर 2 आएगा 3,
और फिर 3 आएगा। तो नीचे आप देखेंगे 2 की घात कितनी आ गई, 4, और 3 की घात 1, माइनस ऐसे ही 18 की बात करें तो 18 का भी गुणनखंड करिए, तो यहाँ पर 9, 3 यहाँ पर आपका 3, फिर 3 यहाँ पर आपका 1। तो यहाँ 2 की घात तो 1 हुई, लेकिन 3 की घात आपकी 2 हो गई। आप जानते हैं जिसकी घात सम संख्या में होती है उसकी घात को आधी करके बाहर निकाल देते हैं रूट से। तो यहाँ पर 7√3 माइनस 5√2 के बाद 2 की घात 4 है तो 2 की घात 2 बाहर आ जाएगा, और रूट में बचा 3। यहाँ पर 3 की घात 2 तो 3 की घात 1 बाहर आ जाएगा और रूट में बचेगा 2। आप देखेंगे ऊपर से काफी मेहनत करता हुआ है। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, अभी देखो एक बार और लिखते हैं इसे, उसके बाद जो आता है उसका हम परिमेयकरण करते हैं। 7√3 माइनस 5 रूट कितना आया, 5√2, और नीचे क्या आ गया आपका, यहाँ हो गया 4√3। आप ध्यान से देखिए, 2 दूनी 4 और माइनस 3√2, माइनस 3√2। अभी क्या करना है इसका परिमेयीकरण। परिमेयीकरण करने के लिए नीचे जो कुछ भी लिखा होता है आपका, है ना, अगर 2 पद हैं तो नीचे जो कुछ भी होता है बीच के साइन को बस चेंज करके आप उसी से गुणा करें, और हर को भी और अंश को ध्यान रखना। तो मैं क्या करूंगा, 7√3 माइनस 5√2 बट्टे में 4√3 माइनस 3√2। इसको गुणा करते हैं किससे, 4√3 नीचे माइनस जो है उसको बस प्लस कर दें, और 3√2, इतना ही करना है आपको, और यही सेम संख्या ऊपर भी लिख देनी है बिना सोचे। ठीक है, अभी इसको हल करते हैं। नीचे लग जाता है आपका सूत्र बच्चों, सूत्र कौन सा, a माइनस बी ए प्लस बी का, इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि 4 चौक 16, और √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 16 3 48, ये तो हो गया 48, माइनस दूसरा 3 3 9 2 18, तो ये तो 48 माइनस 18। अभी आप सोच रहे होंगे सर ये तो वैसे भी आ जाता, आप सीधे सीधे a माइनस बी प्लस बी करते तो स्क्वायर होकर सीधा 18 48 18 जाता, तो हमने ऐसे डायरेक्ट क्यों किया, इतनी मेहनत पहले क्यों की। तो मैं आपको बता दूं वो इसलिए की ताकि जब इसको गुणा करें तो ऊपर वाला जब ऊपर से गुणा करें तो √3 से जहाँ कटता हो कट जाए, है ना, √2 जहाँ, मतलब सिंपल लगे आपको देखने में, ज्यादा बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आ जाए कि 48 गुणा 3 कर रहे हैं या कुछ ऐसा, है ना, और उससे बचाने के लिए। अब देखिए इसको गुणा करते हैं ऊपर, 7 चौक 28, तो 28 गुणा 3, √3 का 3 आ गया, देखो 7 चौक 28 √3 का 3 आ गया। अभी करेंगे उसे, अब इसको इससे गुणा करेंगे तो 7 6 21 प्लस का 21, और √3 को √2 से करेंगे तो ये हो जाएगा रूट का है ना। अब इस माइनस की बारी, इस माइनस को इससे करते तो माइनस का 5 चौके 20 और √3 और रूट ये कितना हो गया, रूट का 6। ठीक है, और इन दोनों की बात करें तो ये माइनस का ही आएगा, 5 या 15 है, और √2 को √2 से करेंगे तो कुछ ऐसा। ठीक है, अभी देखो आगे कैलकुलेट करते हैं। 48 में से 18 गए बच्चों, नीचे बचा 30, और ऊपर अब ध्यान से देखिए, 28 तियां 8 तियां 24 20 तियां 60 84, 28 तियां 84, और प्लस 21 √6 में से 20 √6 गया, तो ये हो गया √6, 1 √6, 21 में से 20 जा रहा ना देखो, और फिर माइनस का 30, माइनस का 30, ये 15 दूनी 30 होता है। और आगे बढ़ते हैं, अब 84 में से 30 गया 54, ये आगे 54 प्लस √6 और बट्टे में 30, और ये हो गया आपका सरलतम रूप, और ये परिमेयीकरण हो गया। हमें हर का परिमेयीकरण के लिखना था, करके हमने हर का परिमेयीकरण करके और लिख दिया, फाइनली हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई भी दिक्कत किस तरह की, मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक किसी तरह की कोई भी दिक्कत आपको होनी चाहिए। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें क्या करना, 3.4255, ये 5 के ऊपर बार लगा है, मतलब ये कहीं खत्म नहीं होता, इसको पी से क्यू के रूप में बदलना है, जहाँ पर पी और क्यू पूर्णांक और क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना, जो कि क्या दिखाता है कि यह परिमेय संख्या है। तो ठीक है, बदलते हैं। यहाँ पर
3.4255 ये है इसका मतलब, है ना। तो इसको माना इसको x, ठीक है। x मानने के बाद क्या करना है बच्चों, इसको समीकरण 1 मान लेना है, जो मैंने आपको बता रखा था पहले से। कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, केवल एक अंक के रिपीट होने का मतलब है कि आप सिर्फ 10 से गुणा करेंगे, 10 की घात 1 से। तो दोनों तरफ अगर मैं बात करूं, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 34 पॉइंट इधर आ जाएगा 25555 और इधर 10 और इसको ले लेना है समीकरण 2। समीकरण 2 अभी क्या करना है बच्चों, समीकरण 2 ध्यान से सुना, समीकरण 2 या 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं। समीकरण 2 क्या है, 4.2555, ये जितनी बार मर्जी लिखो, और ये 10 है। यहाँ पर ऊपर वाला क्या है, 3 पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 आएगा, 3.4255 और ये भी ऐसे ही है, और इक्वल टू यहाँ पर x है ना। 5 जितनी बार मर्जी लगाओ, आएगा तो 5 भी आगे। तो यहाँ पर फाइनली आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर तो मिला आपको 9x, यहाँ पर आप देखिए 5 में से 5, इसके आगे तो सारा कटेगा, यहाँ आया 3, 5 हो गया 3, और यहाँ पर 12 में से 4 गया 8, 12 में से 4 मतलब इससे हासिल किया था 3, तो यहाँ 0 हो गया, 0.83, 0.83 नहीं, यहाँ 3 तो बचा ना, यहाँ 3 हो गया, लेकिन यहाँ का 3 बच जाएगा, ये 0 हो गया, 30.83। तो ये हो गया 30.83, ये हो गया 30.83 बराबर 9x। इसको हल करिए, बस x का मान आप निकाल चुके हैं लगभग। तो 3083/100, 100 केवल और केवल 2 और 5 से कटता है, तो ऊपर वाला ना ही 2 से कट रहा है क्योंकि सम संख्या नहीं, और ना ही 5 से क्योंकि आखिरी अंक 5 या 0 नहीं है, यानी कि कहीं कुछ नहीं करता, ये बिल्कुल सही है। और इधर है 9x। अभी क्या करेंगे, 3083/100 और गुणा 9 बराबर x, इस तरीके से x का मान निकलेगा। अब देखो नीचे वाली संख्या क्या है, ये 9 से या 3 से कह सकते हो, अभाज्य संख्याओं में 3 से कट रही है, 2 से 5 से और 3 से, बस ऊपर वाला 3 से कटता है, चेक करो, ऊपर वाली संख्या 3 से, 8 3 11 11 3 14 नहीं कटती, 3 से भी नहीं कटती, यानी कि अब ये कहीं कुछ नहीं कटेगी। तो सीधे सीधे आप लिख सकते हैं कि x बराबर है आपका 3083/900। ये P/Q के फॉर्म में आ चुका है, जहां पर P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है, आप ध्यान से देखिए। तो इस तरीके से बच्चों हमने इसे किसी बच्चे के रूप में दर्शा दिया है। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। किस तरह कोई भी डाउट हो आप जरूर बताओगे कमेंट करके। और देखिए बच्चों, यहाँ पर आकृति में यदि AB समांतर CD है तो Y का मान आपको बताना है। चलिए तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर AB समांतर CD है, आपका जो AB है वो CD के समांतर है बच्चों। आपको करना क्या है, यहाँ पर एक रेखा और खींच लेनी है, क्योंकि उसके बिना तो बात बनेगी नहीं। एक रेखा जो आपको खींचनी है वो यहाँ ऐसे खींचनी कि O से होकर जाए, ठीक है। और इसके बाद सिद्ध कर लेना है, अब इस रेखा को आपने खींचा है, इसको रख दीजिए आप P और Q नाम, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे एक रेखा PQ समांतर CD खींचा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, PQ समांतर CD खींचा और AB पहले ही CD के समांतर है, दिया है ये, अतः जो PQ होगा वो AB के समांतर भी होगा। क्यों?
क्योंकि देखो पी क्यू भी सी डी के समांतर, ए बी भी सी डी के समांतर, एक ही रेखा के समांतर सभी रेखाएं आपस में भी समांतर होती हैं। तो सी डी ए बी भी सी डी के समांतर दिया था और पी क्यू भी सी डी के समांतर हो गया, तो पी क्यू ए बी के भी समांतर होगा। ये बात हो गई खत्म। अब बात करते हैं आगे। क्योंकि ध्यान से सुनना, क्योंकि सबसे पहले हम इन दोनों की बात करें कि पी क्यू समांतर ए बी है। ध्यान से सुनना, पी क्यू समांतर ए बी है, इसीलिए ये दोनों रेखाएं समांतर है। इसीलिए ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे तो नाम भी नहीं दिया हुआ, यहाँ पर नाम रखेंगे और जैसे ओ रखा है और वाई एंगल ले लिया है, एंगल लिया है, आर एस, इसका मत लो आर, या इधर आर रख लो, आर एक्स, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अभी यहां पर हम लिख सकते हैं क्यू ओ आर कोण, क्यू ओ आर बराबर, देखो क्यू ओ आर बराबर ओ आर ए, कोण ओ आर ए, है ना, अंत एकांतर कोण की योग, यानी कि मैं इस कोण की और इस कोण की बात कर रहा हूं। कौन से कोण? अंत एकांतर कोण, ये हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। आगे एंगल क्यू ओ आर आपका निकल जाएगा, क्यू ओ आर आपका 40 हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपका ओ आर ए है ये 40 दिया है, ओ आर ए ये 40 डिग्री दिया है, एक तो ये निकलेगा, इतना निकलेगा वैसे। और सुनो, अब दूसरी तरफ बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि आपका पी क्यू सी डी के भी समांतर है, पी क्यू सी डी के समांतर जब खींचा था, अगले पेज पे करते हैं इसे, क्योंकि पी क्यू समांतर सी डी है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो कोण है ये क्यू ओ एस, यहाँ पर कोण क्यू ओ एस ये बराबर होगा किसके? ध्यान से सुनना, कोण क्यू ओ एस बराबर होगा कोण ओ एस सी, कोण ओ एस सी, ओ एस सी। और इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन भी अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, ठीक है बच्चों। और देखो अब यहाँ पर कोण क्यू ओ एस निकल जाएगा इस तरीके से, ओ एस सी आपका पहले से ही, ओ एस सी आपको पहले से 45 डिग्री दिया है, तो ये निकल गया 45। अब सुनो, आपको निकालना क्या था? यहाँ लिखा है y का मान, तो y बराबर क्या होगा वो लिख लेता हूं मैं पहले। तो y बराबर कोण एस ओ आर कह सकते हो आप, कोण एस ओ आर, और एस ओ आर क्या है? दो कोणों का योग, एक तो आपका हो गया एस ओ क्यू या क्यू ओ एस कह लो, एस ओ आर, एस ओ आर तो क्यू ओ एस, कोण क्यू ओ एस और प्लस कोण क्यू ओ आर नीचे वाला, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये पूरा कोण यानी कि वाई बनेगा, तो क्यू ओ आर, कोण क्यू ओ आर, इन दोनों को जोड़ते हैं। क्यू ओ एस आप पहले ही निकाल चुके हो, ये रहा क्यू ओ एस 45, देखो क्यू ओ एस 45, तो इसे लिख लो आप 45 डिग्री, और प्लस क्यू ओ आर आपका है 40, इसे लिख लो 40, ये हो गया 85। तो इस तरह वाई का मान निकल गया। आप लिख सकते हो लास्ट में, अतः y का मान 85 डिग्री है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यहाँ पर आपके एमसीक्यूज भी थे और लघु उत्तरीय प्रश्न भी थे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी थे। तो ये सभी प्रश्नों का एक तरह से समूह था यहाँ पर, और ये सभी प्रश्न बिल्कुल ये समझ लो आपके एग्जाम पैटर्न पर हैं जैसा आपको लिखना होता है। यहाँ पर मैंने सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों की नहीं बल्कि उनके एक अच्छे सॉल्यूशन की बात भी की है। तो आपको भी एग्जाम में बच्चों ऐसे ही सॉल्यूशन लिख के आना है, अच्छे से लिख के आना है, स्टेप बाय स्टेप, हर एक चीज क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए, ताकि आपके एक भी मार्क्स ना कटे। सबसे बड़ी गलती जो आप एग्जाम में करते हैं वो है कि आप स्पष्ट शब्दों में अपने आंसर को नहीं लिखते, सब कुछ पता होते हुए भी आपके नंबर बेवजह कट जाते हैं वहां पर। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आपको अगर कॉन्सेप्ट मालूम है, अगर आपको पॉइंट मालूम है, तो किसी भी तरीके से आपके नंबर कटें, बात ध्यान रखिएगा।
तो बच्चों आप सभी को एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाओं के साथ मैं आज की क्लास यहाँ पर खत्म करूंगा। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। चलिए अभी के लिए बाय बाय।